हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय क्लास ब्राइट होप्स क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज नवरात्रि का प्रथम दिन माँ दुर्गा का आगमन हुआ है और हम माँ दुर्गा से यही चाहेंगे कि आप लोगों पर सदैव कृपा बनाए रखें। आइए हम लोग अगले क्लास में, जो हम लोगों का क्लास 9th का जो कोशिका चल रहा था, उस कोशिका के अंतर्गत दो भागों के बारे में, वो दो भाग कौन कौन से थे। तो पहला जो हम लोगों का भाग था बाह्य आवरण, इस बाह्य आवरण और जीव द्रव्य के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। बाह्य आवरण किसे कहते हैं? तो जो बाहरी परत होती है उसे हम बाह्य आवरण कहते हैं। बाह्य आवरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका कला। कोशिका भित्ति क्या होती है? सबसे बाहरी परत, उसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका कला किसे कहते हैं? तो जो आंतरिक परत होती है उस आंतरिक परत को कोशिका कला कहते हैं। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? तो एक चिपचिपा सा पदार्थ, कोशिका के अंदर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, उस चिपचिपे पदार्थ को हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। ये जीव द्रव्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? पूरी कोशिकाओं के अंदर जो द्रव्य भरा होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, उन पूरी चिपचिपी पदार्थों को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य क्या होता है? कोशिका का एक कोशिकांग होता है, यानी कि कोशिका के अंदर एक अंग होता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। उस केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, उस चिपचिपे पदार्थ को हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ये 2 भागों के बारे में हम लोगों ने जान लिया था और आज हमें जानना है तीसरे भाग, यानी कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब क्या होता है? कि कोशिका के अंग, कोशिका में उपस्थित सभी अंगों को हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग किसे कहते हैं? तो कोशिका में उपस्थित सभी अंगों को कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विकली और एक होता है एककलीय, ठीक ना। एक होता है द्विकली और एक होता है एककलीय। द्विकली का मतलब क्या होता है? कि द्वि मतलब 2 होता है, कली मतलब कला, यानी कि जिसमें 2 कलाएं, यानी 2 कला का मतलब कि जिसमें 2 परतें पाई जाती हों, उन्हें हम कहते हैं द्विकलीय। एककलीय का मतलब क्या है? जिसमें एक परतें पाई जाती। मान लीजिए जैसे ये हमारा केंद्रक है, ठीक ना। तो आप देखेंगे ये केंद्रक तो है, लेकिन इस केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रक होता है। ये हम इस देखिए, ये पूरा कोशिका हमारा रहा और इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, इसे हम कहते हैं केंद्रक। और इसके अंदर जो उपस्थित भाग होती है उसे हम कहते हैं केंद्रिका। केंद्रिका। तो ये जो 2 परतें हैं, मतलब एक परत ये हो गया, यानी ये पूरी कोशिका थी और इस कोशिका में जो केंद्रक था, उस केंद्रक में 2 परतें हो गई। तो जो एक परत 2 परत, ये 2 परतें हैं, इन्हीं को हम कहते हैं द्विकली, यानी कि 2 कलाएं, ठीक ना। जिनमें 2 कलाएं उपस्थित होती हैं उन्हें हम द्विकली कहते हैं। एककलीय किसे कहते हैं? जिनमें एक परतें पाई जाती हैं उन्हें हम एककलीय कहते हैं। तो द्विकली के अंतर्गत आएंगे कौन कौन से कोशिकांग, उन कोशिकांगों को देख लेते हैं, यानी कि कौन कौन से कोशिका के अंग होते हैं जो 2 कलाओं से बने होते हैं, उन कोशिकांगों के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो है केंद्रक, सबसे पहला आपका आता है केंद्रक। केंद्रक के बारे में हम समझते हैं केंद्रक है क्या चीज़, ठीक ना। तो इस केंद्रक की खोज, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोशिका रही, ये कोशिका रही और इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक होता है और इस केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होती है, ठीक ना। ये कोशिका और इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक और इस केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होती है। ये जो केंद्रक होता है ये पूरी की पूरी कोशिकाओं को, जैसे हमारे शरीर में केंद्रक क्या है, तो हमारे शरीर में हमारा केंद्रक मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क है। मस्तिष्क हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। ठीक उसी प्रकार से जो कोशिका होती है, उस कोशिका को भी नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक करता है, ठीक ना। कोशिका के अंदर जितनी भी कार्य होती हैं उन कार्यों को केंद्रक ही नियंत्रित करता है। तो ये केंद्रक हो गया हमारा। अब केंद्रक के बारे में पूछता है कि केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज, ठीक ना, केंद्रक की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। यही हम लिख लेते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। कब किया था? केंद्रक की खोज सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक ना। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और ये देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया है और ये बताते हैं कि जो कोशिका होती है उस कोशिका को नियंत्रित, कहने का मतलब है कि कोशिका कैसे कार्य करे, कैसे कार्य न करे, कोशिका को क्या करना चाहिए, कोशिका को क्या नहीं करना चाहिए, उन सभी चीज़ों का नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका के अंदर
केंद्रक करता है, और उस केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक ना, तो हम कह सकते हैं कि केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक क्या चीज़ है? तो कोशिका को नियंत्रित करने वाले को हम केंद्रक कहते हैं। और इसका अगर पूछ दिया जाए कि आप केंद्रक के कार्य बताइए, तो नियंत्रित करना, किसी भी चीज़ पर नियंत्रित करना इसका कार्य होता है। तो देखिए, एक तो हो गया केंद्रक, हम बताएं यहाँ पे केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका के बारे में बताएं कि नहीं ये केंद्रिका होती है, इसके बारे में हम बताएं कि ये केंद्रिका है। और कहीं आपसे पूछ देता है कि केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है उस केंद्रिका की खोज किसने की है? तो इस केंद्रिका की खोज एक फोल्टान नामक वैज्ञानिक थे। फोल्टान, ठीक ना, फोल्टान नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1781 ईस्वी में 1781 ईस्वी में फोल्टान ने केंद्रक के अंदर केंद्रिका जो थी उस केंद्रिका की खोज की थी। तो ये हमारा रहा पहला भाग, हमारा पहला भाग, यानी कि केंद्रक किसे कहते हैं? तो केंद्रक कोशिका के अंदर नियंत्रण करने वाले को हम कहते हैं केंद्रक। केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया? 1831 ईस्वी में। केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका पाई जाती है, उस केंद्रिका की खोज किसने की? तो उस केंद्रिका की खोज फोल्टान नामक वैज्ञानिक ने सन 1781 ईस्वी में किया था। अब देखिए, अब आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक ना, अभी पूछ देता है केंद्रक में देखिए, केंद्रक में पूछता है कि केंद्रक में क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं, केंद्रक में क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं। तो इस केंद्रक के बाहर देखिए, ये जो परत होती है इसे हम कहते हैं केंद्रक कला, केंद्रक कला। ठीक ना, और देखिए आपके पेपर में पूछता है केंद्रक कला से कि केंद्रक कला जो होती है उस केंद्रक कला की मोटाई कितनी होती है, इसके मोटाई के बारे में पूछेगा। तो इसकी मोटाई होती है 75 एंगस्ट्राम। ठीक ना, केंद्रक कला की मोटाई कितनी होती है? यानी केंद्रक कला जो होता है उस केंद्रक कला की मोटाई 75 एंगस्ट्राम। और इसमें क्या पाई जाती है? इसमें गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है। और इसी गुणसूत्र में जो अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, अनुवांशिक सूचना मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे पिताजी का गुण हमारे अंदर आ गया, तो वो हो गया अनुवांशिक सूचना। अभी कहते हैं कि नहीं, इसके पिताजी पहले मतलब अधिकारी थे और वही हम फिर अधिकारी बन गए, तो ये कहेंगे लोग कि नहीं, अनुवांशिक लक्षण। कह दिया जाए कि इसके पिताजी लंबे ना, इसके पिताजी लंबे हैं, तो ये भी लंबा हो गया। तो ये जो लंबाई वाला गुण है इसी को हम कहते हैं अनुवांशिक लक्षण। तो ये अनुवांशिक लक्षण किस में निहित होते हैं? तो गुणसूत्रों में। अब देखिए, केंद्रक कला किसे कहते हैं? तो कोशिका, केंद्रक का जो बाहरी परत होता है उसे हम कहते हैं केंद्रक कला। और उसके बाद केंद्रक के अंदर और क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं? तो गुणसूत्र उपस्थित होता है। आपसे एक प्रश्न और पूछ देगा कि गुणसूत्र का खोज बताइए, गुणसूत्र का खोज बताइए। तो गुणसूत्र का खोज एक स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने गुणसूत्र का खोज किया था। ठीक ना, किसने किया था? तो स्ट्रासबर्गर ने किया था। फिर इसके आगे हम देखते हैं, जैसे ये हमारा हो गया केंद्रक के बारे में। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। दो शब्दों से, वो दो शब्द कौन कौन से हैं? तो एक है माइटो और एक होता है कॉन्ड्रिया। एक होता है माइटो और एक होता है कॉन्ड्रिया। देखिए, एक है माइटो और एक है कॉन्ड्रिया। माइटो का अर्थ होता है माइटो का अर्थ होता है धागा, और कॉन्ड्रिया का अर्थ होता है कण। यानी कि धागे नुमा जो कण पाई जाती है कोशिका के अंदर, धागे नुमा जो कण पाए जाते हैं या धागे नुमा जो संरचना पाई जाती है उस संरचना को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। धागे नुमा जो कण पाई जाती है उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ये जो धागे नुमा कण पाई जाती है, धागे नुमा जो संरचनाएं होती हैं, अच्छा इसका परिभाषा देना होगा तो हम कैसे देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी संरचना है जो कि एक धागे नुमा संरचना है। ठीक है ना, एक धागे नुमा संरचना। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? तो देखिए, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं, जब हम श्वसन की क्रिया यानी सांस लेते हैं जब, तो उस श्वसन के दौरान, ठीक ना, उस श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन जाता है उस ऑक्सीजन को कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर के जाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो वहाँ एक चक्र चलता है, एक चक्र चलता है। उस चक्र को हम कहते हैं क्रेब्स चक्र। उस चक्र को क्रेब्स चक्र या C3 चक्र या केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है। उस चक्र में होता क्या है कि जैसे एक साइकिल होती है, उस साइकिल को चला करके, यानी हम कुछ खाएं और साइकिल को चला करके अपने खाने को जैसे पचाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है तो उसके अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। और उस क्रेब्स चक्र के चलने के दौरान हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और वो ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? तो ATP के रूप में प्राप्त होती है।
किस रूप में? तो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। अगर कह दिया जाए कि हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से। हम सांस लेते हैं और यही जो श्वसन की क्रिया होती है, यानी कि हमारे मान लीजिए देखिए नाक से गई और जाती है फेफड़े में, और फेफड़े में रुधिर उपस्थित होता है, ब्लड उपस्थित होता है, और वो ब्लड धमनी होते हुए धमनी, पहले महाधमनी, फिर महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, फिर उसके बाद जाती है कैपिलरीज में, यानी केशिकाओं में जाती है, फिर केशिका से कोशिका में पहुंचती है। तो कोशिका में जब पहुंचती है तो कोशिका के किस अंग तक जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया तक जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जा करके वहाँ एक साइकिल चलाती है, वहाँ एक चक्र चलाती है, जिस चक्र का नाम है क्रेब्स चक्र। और उस क्रेब्स चक्र को चलाने के बाद वहाँ से वो हमें ऊर्जा बना करके देती है। और वो ऊर्जा किस रूप में हमें प्राप्त होते हैं? तो वो ऊर्जा हमें एटीपी के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? तो ऊर्जा प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? ऊर्जा प्राप्त। ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करना? एटीपी के रूप में प्राप्त करना, ठीक ना। ये कैसी संरचना होती है? ये धागेनुमा संरचना। कैसी संरचना होती है? धागेनुमा संरचना होती है। अगर कह दिया जाए कि आपसे माइटोकॉन्ड्रिया का आप खोज बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज एक कोलिकर नामक वैज्ञानिक थे। कौन? कोलिकर। कोलिकर ने सन 1880 ईस्वी में इसका खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कोलिकर ने किया था। अच्छा, इसका नामकरण देखिए, नामकरण 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने 3 अलग अलग नाम दिया था। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम एक फ्लेमिंग थे। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को, जैसे देखिए फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? तो फाइला कहा था। फाइला, ठीक ना, फाइला कहा था। और उसके बाद एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था अल्टमान। ये अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा। क्या कहा? बायोप्लास्ट, ठीक। और एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बेंडा, और बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। अब देखिए आपसे क्या पूछेगा प्रश्न कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने दिया था, ठीक ना। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया था? फाइला कहा गया था। क्या कहा गया था? फाइला कहा गया था। किसने कहा था? फ्लेमिंग ने कहा था। बायोप्लास्ट किसने कहा था? तो बायोप्लास्ट अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने कहा था, ठीक ना। अब देखिए इसके आगे हम चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर कार्य पूछ दिया जाए तो ऊर्जा बनाना, ठीक ना, ऊर्जा बनाना, ऊर्जा का संवहन करना, हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा देना, ठीक ना। इसके बाद हम देखते हैं लवक। लवक क्या होता है? तो लवक को इंग्लिश में हम कहते हैं प्लास्टिड। लवक को क्या कहते हैं? प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है, लवक जो होता है, ये लवक केवल और केवल पादप में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? केवल पादपों में ये पाए जाते हैं। ये जंतुओं में नहीं, केवल पादपों में पाए जाते हैं। केवल पादपों में पाए जाते हैं। पादपों में ये पाए जाते हैं तो ये करते क्या हैं? तो उनके रंग को, उनके जो पौधे होते हैं ना, उन पौधों में जो रंग प्राप्त होता है, उन रंगों का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? रंगों का निर्धारण करते हैं। देखिए ये जो लवक है, इस लवक की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेकल। क्या नाम था? हेकल ने लवक का खोज किया था। हेकल ने लवक का खोज किया था, लेकिन इसका नाम सबसे पहले प्लास्टिड रखा गया। सबसे पहले इसे प्लास्टिड कहा गया। प्लास्टिड किसने कहा था? तो प्लास्टिड कहने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था AFW सिम्पर। AFW सिम्पर ने, इनका नाम क्या? AFW सिम्पर। जो ये AFW सिम्पर हैं, इन्होंने सबसे पहले प्लास्टिड शब्द का प्रयोग किया था। किस चीज़ का प्रयोग किया था? प्लास्टिड का। ये प्लास्टिड किस में पाए जाते हैं? तो केवल और केवल पादपों में। ये प्लास्टिड अगर पूछ दिया जाए कि प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, तो प्लास्टिड 3 प्रकार के, ये 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? आप हरित लवक का नाम सुने होंगे, हरित लवक। दूसरा जो होता है वो होता है वर्णी लवक, और एक होता है अवर्णीय लवक। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए आप। लवक किसे कहते हैं? तो लवक जो पेड़ पौधों में रंग का निर्धारण करते हैं उन्हें हम कहते हैं लवक। लवक का खोज किसने किया? हेकल ने किया था। इसका नामकरण किसने किया? प्लास्टिड प्लास्टिड शब्द सबसे पहले AFW सिम्पर ने दिया था, ठीक ना। और देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं लवक जो होते हैं, ये 3 प्रकार के। एक होता है हरित लवक। हरित लवक क्या होता है कि पेड़ पौधों में एक हरी संरचना, यानी कि जो पत्तियों में, फूल में, ठीक ना,
जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में एक ऐसी संरचना पाई जाती है जिसकी सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, क्या करके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। लवक क्या कार्य करता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण जो होता है वो किसके सहायता से होता है? तो हरित लवक की सहायता। अगर पूछ दिया जाए कि हरित लवक क्या करता है, तो हरित लवक पेड़ पौधों में भोजन बनाने का कार्य करता है। उसके बाद आता है अगला आपका वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या करता है? तो आप देखेंगे वर्णी लवक जो पुष्प होता है, पादप का जो पुष्प होता है, जो फल होता है, जो फूल मतलब फूल फल और जो पत्तियों का निर्धारण, रंग का निर्धारण होता है, वो पत्तियों का, फूल का और फल का निर्धारण वर्णी लवक करता है। कौन करता है? वर्णी लवक करता है। अवर्णी लवक क्या है? तो अवर्णी लवक हम किसे कहते हैं? तो अवर्णी लवक जो तना होता है और जो जड़ होती है, जो मतलब कि बेरंग का, जिसे हम कहते हैं बेरंग का, जो बेरंग वाला भाग होता है, उस बेरंग को निर्धारण करने का काम अवर्णी लवक करता है। ठीक ना? आशा है कि ये तीनों समझ में आ गए होंगे। हरित लवक क्या है? तो ये पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाने का कार्य करता है। वर्णी लवक क्या है? तो ये पादपों के अंदर फूल, फल और पत्तियों का जो रंग निर्धारण होता है, उस रंग निर्धारण करता है वर्णी लवक। अवर्णी लवक क्या करता है? तो अवर्णी लवक पादपों के अंदर जो जड़ होता है, जो तना होता है, उसके रंग को निर्धारित करता है। अब इसके आगे देखिए अंतःप्रद्रवयी जालिका। अंतःप्रद्रवयी जालिका क्या है, इसको समझ लीजिए। अंतःप्रद्रवयी जालिका का खोज देखिए, एक पोर्टर नामक वैज्ञानिक थे। कौन? एक पोर्टर नामक वैज्ञानिक थे और ये पोर्टर ने ही इसका क्या किया था? खोज किया हुआ था। ठीक ना? इसका खोज किसने किया? तो पोर्टर ने किया। अच्छा, ये पोर्टर कहते क्या है इस अंतःप्रद्रवयी जालिका के बारे में? अंतःप्रद्रवयी जालिका जो है, इस अंतःप्रद्रवयी जालिका के बारे में कहते क्या है? ये जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर ये जो केंद्रक है और ये जो केंद्रिका है, इस केंद्रक से जुड़ी एक संरचना होती है जो कि कोशिका कला तक पहुंची होती है। एक ऐसे संरचनाएं होती हैं जो कि कोशिका कला तक पहुंची होती हैं। तो यानी कि अंतःप्रद्रवयी जालिका क्या होता है? तो अंतःप्रद्रवयी जालिका एक ऐसी संरचना होती है जो कि केंद्रक कला से लेकर के कोशिका कला तक फैली होती है। यानी केंद्रक कला का जो मतलब, केंद्रक कला मतलब कह सकते हैं केंद्रक की जो बाहरी परत होती है, उस बाहरी परत से लेकर के कोशिका की जो आंतरिक परत होती है, इस आंतरिक परत तक फैली संरचना को हम कहते हैं अंतःप्रद्रवयी जालिका। अंतःप्रद्रवयी जालिका क्या खोज किसने किया? पोर्टर। अच्छा, ये कार्य क्या करती है? अगर कह दिया जाए ये कार्य क्या करती है, अभी बताइए कि जब अगर संरचना फैली, अगर हम लोगों के अंदर मांस फैली हुई है, यानी हम लोगों के हड्डियों से जुड़ी हुई और हम लोगों के त्वचा तक जुड़ी हुई अगर मांस फैली, तो वो क्या कार्य करती हैं? तो वो कंकाल की तरह कार्य करती है, यानी कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करने। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि यह अंतः कंकाल की बात ही कार्य करती हैं। किसकी बातें? अंतः कंकाल की बातें कार्य करती हैं। किसकी बातें कार्य करती हैं? अंतः कंकाल की बातें। यानी कि हम ये कोशिका के अंदर हड्डी बनाने का कार्य करती हैं। ठीक ना? ये लचीला, इसको यानी कि लचीला, कोशिका को लचीला, अब मांस है तो देखिए दब रहा है ना, तो ये मांस जो होता है ये लचीला बनाने का कार्य करता है। ये जो ये होता है ना अंतःप्रद्रवयी जालिका, ये उसके अंदर लचीलापन लाने का कार्य करता है। देखिए जो अंतःप्रद्रवयी जालिका होती है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है RER और एक होता है SER। RER का मतलब क्या है? देखिए इसको हम कहते हैं इंडोप्लाज्मिक, अंतःप्रद्रवयी जालिका को इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। आर का मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक ना? रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसका मतलब क्या होता है? खुरदुरी अंतःप्रद्रवयी जालिका, अंतःप्रद्रवयी जालिका। इसका मतलब क्या? देखिए ये देखिए यहाँ पे ये ना कोने कोने पे ये खुरदुरी हो जाती है और खुरदुरी हो जाने के कारण ये प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। किस चीज़ का? प्रोटीन का संश्लेषण। अच्छा, ये खुरदुरी होती कैसे हैं? तो ये एक राइबोसोम है। यही राइबोसोम जब यहाँ आकर के उपस्थित हो जाता है, ठीक ना, तो ये हो जाती है खुरदुरी। जैसे मान लीजिए अगर, अच्छा देखिए जैसे मान लीजिए ये अभी हमारा क्या है? बराबर है। अब इसके ऊपर हम कील लगा दें, यहाँ कील लगा दें, मतलब पूरा कील लगाते गए। जब कील लगाते जाएंगे तो ये क्या है? ये खुरदुरी हो गई। और खुरदुरी के साथ साथ मान लीजिए कोई पदार्थ ले लेते हैं और उस पदार्थ को इस पर रगड़ते हैं। जब वो
कील लगी होंगी तब, तो आप देखेंगे वो पदार्थ इस पर चिपक जाएंगे, चिपकेंगे कि नहीं। तो वही चीज़, यानी कि ये इसमें राइबोसोम्स की उपस्थिति हो जाती है और उस उपस्थिति के कारण यह प्रोटीन का संश्लेषण करने लगता है। किस चीज़ का? प्रोटीन का संश्लेषण करने लगता है। और एक होता है, देखिए ये जो बीच बीच में है ये चिकनी होती हैं। ये कैसी होती हैं? चिकनी। ये चिकनी होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि इस पर राइबोसोम्स के कण उपस्थित नहीं होते हैं। इसका मेन कारण क्या है कि खुरदुरी होने का कारण क्या है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं, इसलिए यह खुरदुरी हो जाती है। और जब यह खुरदुरी होती है तो वो प्रोटीन को अवशोषित यानी संश्लेषित करने लगती है। तो ये क्या कार्य करती है? अगर पूछ दिया जाए कि खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या कार्य करती है, तो यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। और उसके बाद आपका अगला पूछ दिया जाए कि नहीं SER यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है? तो वो आप कह सकते हैं इसे कि ये इसके ऊपर राइबोसोम्स के कण नहीं पाए जाते हैं, यानी राइबोसोम्स के कण अनुपस्थित होते हैं और इसकी अनुपस्थिति के कारण यह चिकनी होती है। अनुपस्थित, अब यहाँ देखिए कील नहीं है तो ये चिकना है, चिकनी है कि नहीं? तो वही राइबोसोम्स के कण नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए चिकनी होती है। और उस चिकनी के साथ साथ ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं करती है। ये क्या करती है? अच्छा देखिए, वसा नाम सुने होंगे आप, तो ये वसा का संश्लेषण करती है, वसा का अवशोषण करती है, संश्लेषण नहीं अवशोषण करती है। अवशोषण का मतलब जैसे आप देखेंगे हमारे शरीर में, अच्छा वसा का मतलब जान रहे? तैलीय पदार्थ। जो तैलीय पदार्थ यानी आप घी को ले लीजिए, घी ले लीजिए, और आप ले लीजिए तेल को, तेल आप ले लेंगे बहुत मुलायम होता है, तो ठीक ना, मुलायम होता है, वहाँ सरकता है। तो ये क्या होता है? अच्छा वहाँ अगर हम अपने हाथ को रखें तो हाथ हमारा फिसल जाता है, फिर फिसलता है कि नहीं? उसी प्रकार से जो स्मूथ होता है, जो चिकना होता है, वो वसा का अवशोषण करता है। अवशोषण कर रहा है वो, देखिए अवशोषित कर रहा है ना, श्रावण कर रहा है, वो श्रावण कर रहा है, अवशोषित नहीं श्रावण कर रहा है। जब वो श्रावण करता है तो उसके ऊपर यानी कि जब वहाँ से वसा निकलती है तो वसा पे अगर हम अपने हाथों को रखेंगे तो वो वसा क्या होगी? वहाँ फिसलन आ जाएगा, वहाँ हमारा हाथ सरकेगा, ठीक ना। तो इसे हम कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ क्या था? तो स्मूथ हमारा था वह अंतःप्रद्रव्य जालिका जो कि चिकनी होती है। और वह चिकनी क्यों होती है? तो राइबोसोम्स की अनुपस्थिति के कारण चिकनी होती है। यह कार्य क्या करता है? तो ये वसा का श्रावण करता है, वसा का श्रावण करता है, ठीक ना। आशा इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं गाल्जी काय। गाल्जी क्या है? गाल्जी काय क्या है? तो गाल्जी काय जो होता है यह इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़ी एक महीन नलिका होती है। क्या होती है? महीन नलिका होती है, ठीक ना। इस गाल्जी काय की खोज किसने किया था? तो गाल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन? गाल्जी। गाल्जी ने सन 1898 ईस्वी में किया था। इसका खोज किसने किया? तो गाल्जी ने किया था। कब किया? 1898 ईस्वी में किया था, ठीक ना। ये क्या चीज़ होती है? ये एक महीन पतली सी नलिका होती है। ये महीन पतली सी नलिका होती है। इसका कार्य क्या होता है? जैसे देखिए ये इसी की जस्ट बगल में महीन नलिकाएं होंगी और ये नलिका क्या करती हैं? जब यहाँ पे प्रोटीन, वसा, हार्मोन्स जितने भी पदार्थ होते हैं वो जब यहाँ निकलेंगे या जब इनका अवशोषण होगा तो उस समय ये क्या करते हैं? श्रावण करने का, उसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। गाल्जी काय क्या करती हैं? तो इसी में महीन नलिका होती है, ठीक ना। ये महीन नलिकाएँ होती हैं। ये महीन नलिकाएँ क्या करती हैं? जब ये वसा का, प्रोटीन्स का, हार्मोन्स का, गोद का आदि पदार्थों का जब ये मतलब कि जब यहाँ से निकलती हैं तो उसका ये श्रावण करता है। क्या करता है? श्रावण करता है। ये श्रावण करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करता है। आशा है कि ये सभी के सभी भाग समझ में आ गए होंगे। केंद्रक किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? लवक किसे कहते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका किसे कहते हैं? गाल्जी काय किसे कहते हैं? ठीक, अगर ये समझ में आ गए हों तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो होता है लयन काय। कौन सा होता है? लयन काय। लयन काय क्या चीज़ है? लयन काय को हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक ना। लाइसोसोम जो है यह ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, और एक है लाइसो और एक होता है सोम। एक क्या होता है? लाइसो है, ठीक ना, लाइसो, और एक होता है सोम। लाइसो का अर्थ होता है पाचक, इसका हिंदी में अर्थ होता है पाचक। सोम का अर्थ होता है काय, यानी पाचक रूपी शरीर को, पाचक मतलब कि किसी भी पदार्थ को पचा दे, किसी भी पदार्थ को पचा दे, उसी को हम कहते हैं पाचक का। ये देखिए ये इतनी खतरनाक होता है ना, इसके अंदर इसको हम सुसाइड बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली। अगर ये इसके अंदर एक जहर पाया जाता है और उस जहर को अगर ये छोड़ दे, जैसे हम लोगों के शरीर में पित्त होता है ना, पित्त,
पित्त अगर निकल जाए तो हम लोगों का पूरा शरीर खट्टा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? जैसे आप कभी मान लीजिए खाना खा लिए, कभी हिचकी आ रही है, हिचकी के दौरान, या आप कभी उल्टी कर रहे हैं ना, वोमिटिंग आपको हो रही, उल्टी हो रही है, उस दौरान आप देखते हैं कभी कभी खट्टा खट्टा लगने लगता है। वो क्या होता है, यहाँ से यकृत से पित्त निकल जाता है, और वो पित्त हमारे जब आहार नाल में जब फैल जाता है तो वो खट्टा लगने लगता है। तो उसी प्रकार से इसके अंदर सुसाइड बैग इसको हम कहते हैं, आत्महत्या की थैली। इसके अंदर एक विषैला पदार्थ पाया जाता है, और वो विषैला पदार्थ क्या करता है कि अगल बगल की जो कोशिका होती हैं या कोई भी कोशिका होती हैं, उन कोशिकांगों को ये मारने का कार्य करते हैं। या चाहे कोई मरी हुई कोशिका हो तो उसके ऊपर ये अपनी जहर को डाल देते हैं, और वो मरी हुई कोशिका समाप्त हो जाती है। क्या होती है? समाप्त हो जाती है। देखिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। अच्छा, ये देखिए ये कार्य कैसे करती है। जो कोशिका होती है वो कोशिका केंद्रक के ऊपर निर्भर है। केंद्रक को कहते हैं भैया देखो कौन सही ढंग से कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो अब एक कोशिका का सबसे बड़का भाई या सबसे बड़का पुत्र कह लीजिए लयनकाय होता है। हमेशा धमकियाता रहता है सबको, हमेशा धमकी देता रहता है। अब ये बार बार केंद्रक से कहता है तुम ये बताओ कि कौन सा अंग ऐसा है जो सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा। अगर सही ढंग से कार्य न कर रहा हो तो तुम हमें बताओ। कौन कहता है? लयनकाय कहता है। अगर वो सही ढंग से नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा? कहता है कि हम उसके ऊपर लेके जाके जहर को छोड़ देंगे। क्या करेंगे? जहर को छोड़ देंगे। अगर जहर छोड़ देगा वो तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो देखिए इसीलिए ये लयनकाय को ना बड़ा बचा के रखना पड़ता है, और ये लयनकाय को बचा के रखने के लिए ही जीव द्रव्य बनाया गया कि अगर भैया मान लो, ठीक ना, मान लो ये जो लयनकाय है, ये लयनकाय अगर किसी कारणवश ये नहीं होता है और ये सभी के सभी आपस में एक दिन झगड़ा कर लें, और ये लयनकाय अगर टूट जाता है, फूट जाता है, तो उसके अंदर पाई जा रही विषैला पदार्थ, और वो विषैला पदार्थ सभी कोशिकाओं में फैल जाएगा, सभी कोशिकांगों में फैल जाएगा, और सभी कोशिकांगों को क्या कर देगा? मार देगा। तो इसलिए ये जीव द्रव्य बनाया गया। जैसे मान लीजिए ये कैसे कार्य करेगा। मान लीजिए आप एक बॉडी ले लीजिए, और उस बॉडी के अंदर एक बॉडी ले लीजिए, और उस बॉडी के अंदर आप लोहा, टीना, ग्लास सब कुछ ले लीजिए, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि आप लोटा, बाल्टी, गिलास, थाली सब कुछ ले लीजिए, ठीक ना, और ले करके पीठ पे ला दिए, और लाद के खूब तेज़ दौड़िए। तेज़ आप दौड़ेंगे, बड़बड़ 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 करेगा। वो करते 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 उसी में कुछ भाग ऐसा होगा, या कुछ पात्र ऐसे होंगे, कुछ बर्तन ऐसे होंगे जो दब के पिचक जाएगा। तो उसी प्रकार से ये जो लयनकाय है, अगर जीवद्रव्य न रहता, अगर वो जीवद्रव्य न रहता तो ये कुल अपने में हमारे शरीर क्या है कि झोला हो जाती, बैग हो जाता, और वो बैगवा में क्या होता है कि आपस में जब भागते हैं तो ये आपस में टकरा करके ये तुरंत क्या होता है? पिचक जाता, मुंह फुला लेता, और मुंह फुलाता तो ये फट जाता, और फटेगा तो ये विषैला पदार्थ छोड़ेगा, और विषैला पदार्थ छोड़ेगा तो जितने भी कोशिकांग हैं वो सभी के सभी मर जाएंगे, वो सभी के सभी मर जाएंगे। तो इसीलिए जैसे आप देखेंगे कि जब कुछ वस्तुएं, जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप लेने जाएं, मोबाइल लेने जाएं, तो उसको बड़ा अच्छे ढंग से थर्माकोल में लगा करके रखा जाता है, ठीक है ना। या आपका जो ऑनलाइन आज के समय में ऑनलाइन जो सामान आते हैं, उन ऑनलाइन सामानों में देखेंगे थर्माकोल लगा दिया जाता है, जो वैसे सामान होते हैं। उसी प्रकार से इसको संभालने के लिए जीवद्रव्य नामक एक थर्माकोल को लगाया गया है। किसको लगाया गया है? थर्माकोल को। और ये थर्माकोल क्या करता है? लयनकाय को बस बचाता है। लयनकाय को इसका मेन जो है वो लयनकाय को ही बचाना इसका कार्य होता है। नहीं तो ये फट जाएगा तो पूरे कोशिका को नष्ट कर देगा, पूरी कोशिका रूपी घर को बर्बाद करने वाला एक यही नालायक लड़का है जिसका नाम है लयनकाय, ठीक है ना। तो देखिए लयनकाय क्या होता है? लयनकाय दो कह सकते हैं। लयनकाय को लाइसोसोम कहते हैं, और लाइसोसोम जो होता है उसे हम कहते हैं पाचक काय। पाचक काय क्या होता है? शरीर के अंदर जितने भी, यानी कोशिका के शरीर के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी का पाचन करने वाले को हम क्या कहते हैं? पाचक काय कहते हैं। ये क्या करता है? जो भी मृत रहेगा, यानी जो कोशिकांगों में जो मर गया, उस मरे हुए कोशिकांगों को ये वहाँ उसके ऊपर जहर डाल करके उसको समाप्त करने का कार्य करता है, ठीक ना। इसका कार्य क्या है? तो ये जितने भी मृत रहेंगे या जीवित रहेंगे जो सही ढंग से कार्य न कर रहे हो, उनके ऊपर एक विषैला पदार्थ छोड़ करके उनको समाप्त करने का कार्य करता है, ठीक ना। अगर कह दिया जाए कि लाइसोसोम के बारे में, या लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो एक CD डुबे थे। CD डुबे, ये CD डुबे ने लयनकाय का खोज किया था। अब इसके आगे देखिए, ये राइबोसोम्स के बारे में हम जाने कि नहीं ये क्या है। ये इसके ऊपर जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है इसके ऊपर ये उपस्थित होते हैं। अब अगली होती है रिक्तिका।
ये तारक काय के बारे में हम लोगों को नहीं जानना होता, राइबोसोम्स के बारे में, लेकिन रिक्तिका के बारे में जानना अनिवार्य। रिक्तिका क्या होता है, ये भी केवल पादपों में पाई जाती है। आप देखेंगे ये कोशिका होती है, इस कोशिका में एक कहते हैं कि ये जो है ना, ये एक घर है, एक प्रकार का घर है, जिसके अंदर बस केवल रस भरे होते हैं। उन रसों को हम कहते हैं कोशिका रस। और इस कोशिका रस के अंदर जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, और इसके साथ साथ खाद्य पदार्थ के साथ साथ इसमें जो जल होता है, उस जल का ये क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। यानी कि ये यहीं पे इकट्ठा स्टोर रूम, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक भंडारण गृह। क्या कहते हैं, प्राकृतिक भंडारण गृह। और कोशिका, जब मान लीजिए कोनो कोशिकांग हैं और ये कोशिकांग सही ढंग से नहीं काम कर रहे हैं, तो लाइसोसोम जो लयनकाय है, इसको जब मारेगा ना, तो ये मरने के बाद भी कहाँ चली जाती है, रिक्तिका में। तो इसलिए देखिए हम इसे, अच्छा जहाँ मर गई वहाँ फेंक दिए, उसको कचरा कहते हैं। तो यहाँ इसे हम क्या क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक भंडारण गृह कहते हैं। और क्या कहते हैं इसके साथ साथ, तो इसे हम कचरा पात्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कचरा पात्र कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर जो कोशिका रस भरा होता है, तो कोशिका रस भरे होने के कारण हम इसे डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि, कहते हैं कि इसे हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किस नाम से, डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। डिक्टियोसोम किस आधार पे कहते हैं, तो इसके अंदर जो कोशिका रस भरा होता है, उस कोशिका रस के भरे होने के कारण हम इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। प्राकृतिक भंडारण गृह क्यों कहते हैं, तो इसके अंदर खाद्य पदार्थ और जो जल होता है, वो जल एकत्रित होता है। और ये जो खाद्य पदार्थ, यानी कि अगर जब हम अपने घरों में जहाँ खाने पीने वाले चीज़ों को जहाँ एकत्रित करते हैं, रखे रहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टोर रूम। उसी प्रकार से जो कोशिका के अंदर जो रखने वाला होता है, जहाँ एकत्रित रहते हैं सब, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक भंडारण गृह, यानी स्टोर रूम इसको भी कहते हैं। और उसके बाद ये मरने के बाद जो कोशिकांग हैं, वो कोशिकांग जब सही ढंग से नहीं कार्य करते हैं, तो लयनकाय इसी को मार करके कहाँ लेके आता है, इसी रिक्तिका में लेके आता है। तो रिक्तिका में आने के कारण इसे हम कचरा पात्र भी कहते हैं। इतना हो गया आपका कोशिका। और आज आप लोगों का कोशिका का जो चैप्टर है, जो कोशिका अध्याय है, ये कोशिका अध्याय आज समाप्त हुआ। तो अब अगले दिन हम लोग इस कोशिका से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को लाएंगे, जो कि आप लोगों, मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को दे दूंगा और आप लोग उस बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।